दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक बार फिर आपके अपने साथी उपखंड अधिकारी रिया बड़ी एसडीएम सुरेश के। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि 1 जुलाई 2024 को सरकार के द्वारा पूरे भारत में नए कानून लागू किए जा रहे हैं। नवीन आपराधिक विधियों का लागू किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों को हटाकर एक नई प्रकार की दांडिक और न्यायिक संहिता स्टार्ट की जा रही है, जिसमें तीनों आपराधिक विरुद्ध संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अपराधों के और प्रक्रियाओं को पूरी तरह से परिभाषित किया है। जब साथ ही और कौन कौन सी नई परिस्थितियां हैं उनको भी साथ में उजागर किया है। अब इन नवीन आपराधिक विधियों का उद्देश्य, अब आप सोचो उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है, पहली बात तो भारत जब गुलाम था, गुलामी के समय तीनों बार ये दंड संहिता आई थी। मतलब कुल मिला के उपनिवेशित कालीन कानूनों को समाप्त करने का पहला उद्देश्य है। दूसरा, भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था को सकारात्मक परिवर्तन लाना। अभी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक सुधार है, एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने का जो सरकार की मंशा है उनको लाना। और सबकी बड़ी बात है, सजा के स्थान पर न्याय को अधिक केंद्रित करना और भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का जो प्रावधान है, उन तीनों चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने ये 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानूनों को लागू करने का प्रयास किया गया। अब आती पहली बात, भारतीय नागरिक, पहला जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब जिसको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर जो आया है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अगर मैं कॉमन रूप से इसकी विशेषता की बात करूं, मुख्य विशेषता क्या है? विभिन्न चुनौतियां हैं। न्यायालय में लंबे समय तक चल रहे मामलों की संख्या, सजा की कम दर और विधिक व्यवस्था में तकनीक का बहुत कम समावेशन और अनुसंधान में लगने वाला बहुत अधिक समय और फोरेंसिक साइंस का उपयोग कम, इनका समाधान करने के रूप में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लिखा है। मतलब समझ गए। सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जो अपराध हुए हैं उसमें लोगों को सजा कम मिल रही है और मामलों की संख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार की नवीन तकनीकों का उन पुराने कानून में प्रयोग नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टिगेशन में कोई समय की कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, फोरेंसिक साइंस का उपयोग कम पुराने दंड प्रक्रिया संहिता में था, उन सभी का समावेश कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू करने की। अब आपकी बात करें, मुख्य विशेषता क्या क्या? पहली बात है, सबसे बड़ी बात है, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस बात का विशिष्ट उल्लेख क्या है कि भारत में कहीं पर भी अपराध हो, पुलिस के लिए किसी भी संज्ञेय अपराध की इत्तला को दर्ज करना आवश्यक है। मतलब कोई भी मामला हुआ उसकी एफआईआर दर्ज कराना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में या श्रीमान एसपी साहब के पास या माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस विभाग को अनिवार्य रूप से अपनी एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, चाहे वो अपराध आपके जुरिडिक्शन में हुआ या अपराध किसी अन्य क्षेत्र में हुआ। उन चीजों को देखते हुए आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। 0 नंबरी एफआईआर दर्ज होने के पश्चात उसे अग्रिम अनुसंधान के लिए अपराध घटित होने वाले थाने में भेज दी जाए। मतलब मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपनी एफआईआर दर्ज करना चाहता हूं, मेरे साथ अपराध
मान लीजिए रिया बड़ी में हुआ और मैं कल अपनी किसी काम में पाली पहुंचा हूं, तो पाली में भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता हूं। वो एफआईआर 0 नंबर ही होगी और वो एफआईआर संबंधित पुलिस थाने जहां पर अपराध घटित हुआ उसके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा 173(2) में अगर आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराते हो तो वो भी एफआईआर 3 दिवस के भीतर भीतर हस्ताक्षर करा के उसके पास पहुंच जाती है, तो उसके बेस पे भी आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो। दूसरा था प्राथमिक जांच। 173(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसे संज्ञेय अपराध जिसकी सजा 3 वर्ष से अधिक हो और 7 वर्ष से कम हो और अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए डीएसपी साहब से कम रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति से अनुसंधान से पूर्व प्राथमिक जांच किया जाना। मतलब अगर आपने किसी थाने में जाकर आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई और अगर वो मामला 3 साल से अधिक और 7 साल से कम है और आप प्राथमिक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो सो मोटो एसएचओ नहीं कर सकता। उसके लिए संबंधित उस ज्यूरिडिक्शन में आने वाले वृत्ताधिकारी यथा डीएसपी साहब की पूर्ण अनुमति के बाद ही प्राथमिक इंक्वायरी कर जाया जा सकता है। और प्राथमिक जांच होने के बाद 14 दिवस की अवधि तक इसको पूर्ण किया जाता है और अगर इसमें जांच के बाद लगता है कि अपराध घटित हुआ है तो अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ये दूसरी विशेषता। तीसरी, प्रक्रियाओं के लिए समय अवधि का निर्धारण। भारतीय नागरिक न्याय संहिता की विधिक प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय सीमा तय कर दी। अभी तक पुराने कानून में किसी भी अपराध के इन्वेस्टिगेशन का कोई समय निर्धारित नहीं था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या तीनों नए कानूनों में प्रक्रियाओं के लिए समय अवधि का निर्धारण कर दिया है जिसमें न्यायिक प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो सके। यह समय सीमा न केवल इन्वेस्टिगेशन के लिए बल्कि विचारण के लिए, जमानत के लिए, उसका आदेश के लिए, उसकी अपील के लिए और अगर आपको फांसी की सजा मिलती है तो दया याचिका के लिए भी निर्धारित किया गया है। मतलब सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार की डिले नहीं हो, न्याय हो नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए और समय के अनुसार न्याय मिले। उन तीनों चीजों को देखते हुए सरकार ने हर प्रक्रिया का समय निर्धारित इस नए कानूनों में किया गया। जैसे फर्जता है डिजिटलीकरण तथा विचारण और प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग। धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से सूचना पर भी एफआईआर दर्ज होती। ऑनलाइन दर्ज करा दी आपको वो एफआईआर दर्ज कराने की और जिसमें 3 दिन के भीतर भीतर हस्ताक्षर कराकर लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। दूसरी बात, न्यायालय में ऑडियो वीडियो माध्यम से, मतलब समन और उसकी गवाही भी ऑडियो वीडियो माध्यम से की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं जैसे समन, वारंट की तामील, जांच, गवाहों का परीक्षण, विचारण, अपील की प्रक्रिया सभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, चाहे आपको एसएमएस के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे ईमेल के माध्यम से हो या फिर डिजिटल ऐसे रिसोर्स जिसमें ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन हो सकता है, उन माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। और धारा 365 में दिए गए हैं कि अभियुक्त की व्यक्ति की उपस्थिति के प्रयोजन में अभियुक्त को ऑडियो वीडियो माध्यम से दिया, मगर मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे गवाही देनी है तो मैं ऑडियो वीडियो माध्यम से माननीय न्यायालय में अपनी गवाही पेश कर सकता हूं। अभी वर्तमान समय में क्या होता है, पुलिस स्टाफ, मुख्य रूप से पुलिस स्टाफ के मामले में एफआईआर दर्ज होती है, जो एफआईआर दर्ज करता है उसी की जांच करता, वो दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो अपनी गवाही जांच के लिए अपनी बात ऑडियो वीडियो माध्यम से, डिजिटल माध्यम से पेश कर सकता है। छठी विशेषता, विचारण के दौरान अभियुक्त के लिए अधिकतम निरोध की अवधि। पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान था कि जैर विचारण अभियुक्त को उसके अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि तक निरोध रहने के पश्चात ही जमानत पर छोड़ा जाएगा, परंतु धारा 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभियुक्त की इस सुविधा को पुनः निर्धारित किया है, जिसमें प्रथम बार अपराध करने के आरोपी को उस अपराध की अधिकतम सजा की 1/3
के बाद ही जमानत पे छोड़ा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है और वो अपराध फॉर एग्जाम्पल 9 साल का अपराध है जिसमें 9 साल की सजा होती है, तो उसमें 1/3 मतलब 3 साल की सजा होने के बाद ही उसको बेल दी जाएगी। अन्य मामलों में विचाराधीन आरोपी को अधिकतम सजा की आधी अवधि की सजा काटने के पश्चात ही जमानत पे छोड़ा जाएगा। लेकिन यदि ऐसा अभियुक्त जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध या एक से अधिक मामला में विचाराधीन भुगत रहा है, उसको जमानत पर नहीं दिया जाएगा। इससे सरकार का जो न्यायिक प्रक्रिया है और पुलिस प्रशासन में जनता का इकबाल कायम होगा कि अगर आपने बहुत गंभीर अपराध किया है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। अगला 7 जो विशेषता आती है, लचीली पुलिस अभिरक्षा। धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अधिकतम 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा देने का प्रावधान किया है, परंतु इन 15 दिनों में अभिरक्षा का उपयोग न्यायिक अभिरक्षा की कुल 60 या 90 दिन की अवधि की शुरुआत के क्रमश 40 और 60 दिन की अवधि में किए जाने को बंद किया। मतलब पुलिस अभिरक्षा का जो पुलिस रिमांड होती है उसमें अवधि 15 दिन की अवधि एक साथ भी ले सकती है, अलग अलग भी लिया जा सकता है पूछताछ करने के लिए। अगला था चिकित्सा। अगली जो विशेषता है चिकित्सीय जांच। दंड प्रक्रिया संहिता में गंभीर अपराधों में बलात्कार इत्यादि में चिकित्सा जांच के लिए उपनिरीक्षक से निम्न अधिकारी आवेदन कर सकता था, लेकिन इस कानून में नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई भी रैंक का पुलिस अधिकारी इस प्रकार का मेडिकल के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब कोई प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ रेप हुआ या गंभीर अपराध हुआ है जिसमें चिकित्सीय जांच करना आवश्यक है, तो पूर्व कानून में एसआई रैंक का अफसर अपना आवेदन प्रस्तुत करता, लेकिन वर्तमान कानून में निम्न रैंक यथा यहां तक कांस्टेबल जो पुलिस अधिकारी की रैंक में आता है, कांस्टेबल से लेकर माननीय डीजीपी साहब तक के कोई भी पुलिस अधिकारी इसमें चिकित्सीय जांच के लिए आवेदन कर सकता है। हस्ताक्षर एवं फिंगरप्रिंट के साथ वॉइस सैंपल लेने का अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता में जहां मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्त नमूना लेने का अधिकार था, लेकिन इस कानून में क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया। इसमें हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट के साथ साथ अपनी आवाज का नमूना लेने का भी कह दिया। अब आप व्यक्ति अपराधी इस बात से भी इग्नोर नहीं कर सकता कि मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं दूंगा। अब आवाज का नमूना भी इस कानून में दे दिया। 10वां जो विशेषता दी है अचल संपत्तियों की जब्ती। नए कानून में दंड प्रक्रिया की संहिता की तुलना में पुलिस की द्वारा संपत्तियों को जब्त करने की शक्तियां बढ़ा दी है। इसके अनुसार पुलिस अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को जब्त अटैच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वर्तमान समय में आपने देखा होगा रिट केस में या आपने देखा पुलिस वाले या फिर पुलिस के जो मामले हैं, या फिर आपने देखा होगा एग्जाम भर्ती के मामले में जो अपराधी है जिन्होंने ऐसे अपराध के माध्यम से गलत तरीके के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्तियों को भी पुलिस अटैच कर सकती है। मतलब ये कानून कहती है अपराधियों सावधान हो जाओ, अब आपकी खैर नहीं है। अगला आते हैं विशेषता उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण। मतलब कोई अपराधी जो अपराध किया है और अपराध होने के बाद पुलिस की कार्रवाई से बच रहा है, फरार हो रहा है, तो उनके खिलाफ भी पुलिस उनकी अब्सेंस में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और माननीय न्यायालय उसके खिलाफ सजा दे सकते हैं। अगली विशेषता आती है बायोमेट्रिक डाटा का संग्रहण। इसमें कानून में न केवल हस्ताक्षर, न केवल फिंगरप्रिंट, साथ में आवाज के नमूने को रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि आगे आने वाले में किसी प्रकार के अपराध में एंट्री की और उसकी सजा का प्रावधान को क्या कर सके। फॉर एग्जाम्पल
मतलब सभी अपराधियों को एक डेटा बनेगा जिसमें उसका फिंगरप्रिंट भी होगा, उसका हस्ताक्षर होगा, उसका आवाज का नमूना होगा। बाई चांस किसी भी जगह अपराध हुआ नया, तो उन सब के साथ मिलान कर उस अपराधी के बारे में जानकारी ली जा सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता है कि ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं गवाही के रूप में आ रहा हूं तो मेरे हस्ताक्षर, मेरे फिंगरप्रिंट और मेरे आवाज का नमूना भी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता इस कानून की कि विचारण और प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सभी विचारण, सभी प्रकार के ट्रायल, सभी प्रकार की जांच, सभी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन सब में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उपकरणों और डिजिटल साक्ष्यों को भी ग्राह्य बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, 14वीं विशेषता है दया याचिका की प्रक्रिया का समावेशन। मतलब धारा 472 में मृत्यु दंड से दंडित किए गए व्यक्तियों के द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत दया याचिका के निस्तारण की प्रक्रिया को इस कानून में प्रावधान किया गया है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में आपको नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 14 विशेषता बताई है। आप इस विशेषताओं को देखें और 1 जुलाई से आने वाले नए कानूनों को उद्घोष करें और ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें ताकि आप अपने हक और अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से कर सकें।